चीन के जेन ज़ी और मिलेनियल्स हार मान रहे हैं। भविष्य के लिए बुरी संभावनाएं बताती हैं कि साम्यवाद चीन में कितनी बुरी तरह विफल रहा है। आपका स्वागत है। मैं शैली झांग हूँ। चीन के युवाओं के लिए हालात बहुत खराब चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वे कभी महान रहे हैं, वास्तव में किसी भी समय। लेकिन अब पहले से कहीं ज्यादा ऐसा लगता है कि चीन में युवाओं ने अभी हार मान ली है। पहले लेटा हुआ सपाट आंदोलन था। यह चीनी सोशल मीडिया पर एक लोकप्रिय हैशटैग था जो पिछले साल शुरू हुआ था। इसने मूल रूप से युवाओं को चीनी समाज के तीव्र संघर्ष को त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया और बस सपाट झूठ बोला। मैंने एक्टिविस्ट को कभी कम नहीं देखा, आप जानते हैं, एक्टिव। इसके बाद लेट इट रॉट आंदोलन था। लेट इट रॉट का अर्थ है उन चीजों को खराब होने देना जो पहले से ही मरम्मत से परे हैं। इसे सड़ने दो, सपाट लेटने जैसा है, लेकिन एक अतिरिक्त स्तर के निंदक के साथ। शंघाई के एक युवक ने इस अंतर को इस तरह बताया। झूठ बोलना का अर्थ है थोड़ा प्रयास करना और एक शांतचित्त रवैया अपनाना, जबकि इसे सड़ने देना का अर्थ है किसी भी चीज की परवाह न करना, यह देखना कि कुछ करना नहीं है। हालांकि अगर यह अस्तित्वहीन निराशा का चेहरा है, तो मैं इसके साथ अजीब तरह से ठीक हूँ। साथ ही मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बिल्ली ने इस नीति को सालों पहले अपनाया था। जाहिर है वो आलसी नहीं है, वो राजनीति से प्रेरित है। नवीनतम शब्द इन्वॉल्यूशन है। मेरा विश्वास करो, यह चीनी में बेहतर लगता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया का सुझाव देता है जो अंदर की ओर झुकती है। इसके प्रतिभागियों को मानव विज्ञानी जियांग बियाओ ने आत्मध्वज के अंतहीन चक्र के रूप में वर्णित किया है, जो भयानक है। जब तक आप उस तरह की चीज में न हों, और अगर आप हैं तो कृपया इसे अपने पास ही रखें। बियाओ इन्वोल्यूशन का वर्णन इस प्रकार करता है, प्रतियोगिता में बंद होने का अनुभव जो अंततः जानता है वो व्यर्थ है। चीन के युवा शून्यवाद के गहरे सर्पिल में हैं। वापसी पर स्वागत है। सीधे लेटो, सड़ने देता है। इन्वॉल्वमेंट नहीं, यह मेटालिका कॉन्सर्ट में सेट सूची नहीं है। चीन में युवा अपने भविष्य के बारे में ऐसा ही महसूस करते हैं। ऐसा क्यों लगता है कि चीन के युवाओं ने अभी हार मान ली है? खैर, संक्षिप्त उत्तर है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खराब कर दिया है। अर्थव्यवस्था सहित समाज पर पार्टी का पूर्ण नियंत्रण है, और जब ऐसा होता है तो चीजें वास्तव में खराब हो जाती हैं। आपने लोगों को यह बात करते नहीं सुना होगा कि वे अपने तानाशाह से कितना प्यार करते हैं। असल में आप करते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसा नहीं करते हैं, समतल हो जाएं और स्थायी रूप से सड़ने के लिए छोड़ दें। चीन ने दुनिया का कारखाना बनकर तेजी से आर्थिक विकास किया। बेशक इसका मतलब था कि लोग असुरक्षित परिस्थितियों में लंबे समय तक काम कर रहे हैं। विडंबना यह है कि संघ बनाने का कोई अधिकार नहीं है, साथ ही बड़े पैमाने पर प्रदूषण भी है। लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की बड़ी योजनाएं थीं। वे नहीं चाहते थे कि चीन दुनिया की सारी सस्ती बकवास करे। वे चाहते हैं कि चीन हाईटेक उद्योगों पर भी हावी हो। वो है काफी रेंज। यह वैसा ही होगा जैसे मैकडॉनल्ड्स अचानक मिशेलिन स्टार रेटेड सुशी में आना चाहता था। उन्होंने अपने प्लान को मेड इन चाइना 2025 कहा। लक्ष्य चीन को एक विनिर्माण दिग्गज से विश्व निर्माण शक्ति में बदलना, जो सुनने में लगभग ऐसा ही लगता है। सरकारी मीडिया कुछ न कहने के लिए ढेर सारे शब्दों का इस्तेमाल करना। कम्युनिस्ट पार्टी ने एक ऐतिहासिक शहरीकरण योजना को आगे बढ़ाया। 250 मिलियन लोगों को शहरों में धकेल दिया गया। मजेदार लग रहा है ना? लेकिन पार्टी को उन शहरों में रहने वाले उच्च शिक्षित लोगों की भी जरूरत थी। इसलिए 2013 में कॉलेज ग्रेजुएट बनाने के लिए बड़े पैमाने पर जोर दिया गया था। सरकार का वार्षिक सार्वजनिक शिक्षा खर्च जीडीपी के 1.7% से बढ़कर 2021 में लगभग 4% या $557 बिलियन हो गया। निवेश का भुगतान प्रतीत होता है। 1990 में आधे मिलियन कॉलेज स्नातक थे। इस गर्मी में विश्वविद्यालय से रिकॉर्ड 10.8 मिलियन स्नातक हुए। क्या आप संभवतः कॉलेज से ऐसी डिग्री के साथ स्नातक होने की कल्पना कर सकते हैं जो पूरी तरह से बेकार है? इसके अलावा आप सभी उदार कला प्रमुख हैं।
मुझे पता है कि आप जानते हैं कि यह कैसा लगता है। चीन की युवा बेरोजगारी दर बढ़कर 19.3% हो गई है। तुलनात्मक रूप से अमेरिका में युवा बेरोजगारी 8.1% है। पर्याप्त सफेदपोश नौकरियां नहीं होने का एक कारण, आपने अनुमान लगाया, अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप है। पिछले 2 वर्षों में चीनी अधिकारियों ने निजी फर्मों पर लगाम लगाने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के इरादे से कठिन नए नियमों के साथ साथ प्रौद्योगिकी से शिक्षा और अचल संपत्ति तक उद्योगों को प्रभावित किया है। परिणाम, कंपनियों ने पैसा गंवाया और नौकरियां छोड़ीं। पिछले साल जुलाई में पार्टी ने निजी ट्यूशन कंपनियों को छोड़कर सभी पर प्रतिबंध लगा दिया। अकेले बीजिंग में 90% ऑफ कैंपस ट्यूटरिंग कंपनियां व्यवसाय से बाहर हो गईं। यह $120 एक चीनी कॉलेज के छात्र ने फॉर्च्यून को बताया, मेरे कई साथी अपनी पहली नौकरी खोजने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। या यदि उनके पास एक था, तो कुछ ने छोड़ दिया क्योंकि वे जल गए थे। चीनी समाज कहता है कि आप तभी सफल हो सकते हैं जब आप एक अच्छे स्कूल में जाते हैं, उच्च वेतन वाली और उच्च स्थिति वाली नौकरी प्राप्त करते हैं और एक घर खरीदते हैं। लेकिन अब यह लगभग नामुमकिन सा लगता है। अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों भाग्यवादी सामाजिक आंदोलन जैसे सपाट झूठ बोलना, इसे सड़ने देना और शामिल होना इतना लोकप्रिय हो रहा है। और यहाँ समस्या को जोड़ने वाला एक और कारक है, पर्याप्त नौकरियां नहीं होने के साथ साथ पर्याप्त महिलाएं भी नहीं हैं। एक बच्चा नीति और लिंग चयनात्मक गर्भपात के दशकों के लिए धन्यवाद, महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या 30 मिलियन अधिक है। अविवाहित, बेरोजगार पुरुषों का एक बड़ा समूह, यह शून्यवादी कॉस्मो क्रेमर्स का एक संपूर्ण समाज होने जैसा है। जीवन व्यर्थ है, जेरी, अर्थहीन। कम्युनिस्ट पार्टी निश्चित रूप से चिंतित है। चीनी नेता शी जिनपिंग ने खुद झूठ बोलने और शामिल होने के खतरों के बारे में बात की है। शी एक छेद में फंसने के खतरों को जानते हैं। व्यक्तिगत अनुभव से, पिछले साल एक भाषण में शी ने कहा, यह आवश्यक है, सुधार के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें हर कोई भाग लेता है, शामिल होने से बचता है और सपाट झूठ बोलता है। स्पष्ट समस्याओं के अलावा, चीन को ब्लू कॉलर विनिर्माण नौकरियों के लिए श्रमिकों की अत्यधिक कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। चीन के शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक 2025 तक इनकी संख्या 30 मिलियन कम हो जाएगी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा है। लाक्षणिक रूप से, निश्चित रूप से, चूंकि उनके पास सचमुच छेद खोदने के लिए पर्याप्त ब्लू कॉलर कार्यकर्ता नहीं हैं। और अब केवल एक ही उपाय है, अपना रास्ता खोदो। यह अधिक राज्य के हस्तक्षेप का समय है। चीनी सोशल मीडिया पर फ्लैट झूठ बोलने, इसे सड़ने देने और शामिल होने का उल्लेख भारी रूप से सेंसर किया गया है। निश्चित रूप से यदि युवाओं को अपना असंतोष व्यक्त करने से मना किया जाता है, तो वे अब और असंतुष्ट नहीं होंगे। पार्टी कॉलेज के स्नातकों को भी ग्रामीण इलाकों में काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। और आप में से उन लोगों के लिए जो 60 और 70 के दशक में युवाओं को ग्रामीण इलाकों में जाने के लिए मजबूर करते थे, हालांकि ऐसा इसलिए था क्योंकि माओ का मानना कि युवाओं को किसानों से सीखने के लिए भेजना उनकी वैचारिक शिक्षा के लिए अच्छा था। वास्तव में मेरे माता पिता के साथ यही हुआ है। मुझे लगता है कि पार्टी अपनी जड़ों की ओर लौट रही है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अंतहीन रूप से अपने पहियों को घुमाने के साथ, शायद एकमात्र समाधान थोड़ी देर के लिए फ्लैट झूठ बोलना है। और आप जैसे दर्शकों के समर्थन के बिना चाइना अनसेंसर्ड संभव नहीं होगा। पैट्रियन पर हमारे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म या स्थानीय लोगों पर हमारे विशेष सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर योगदान देने वाले प्रशंसकों के लिए धन्यवाद के रूप में, हम प्रत्येक एपिसोड के अंत में उनके सवालों का जवाब देते हैं। आज का प्रश्न ग्रेगरी जिगलर से आता है। अगर मैं ताइवान पर आक्रमण करने से पहले रहने के लिए चला गया, तो क्या मुझे एक विदेशी के रूप में देश की रक्षा में मदद करने की अनुमति दी जाएगी? वैसे, अगर मैं पीआरसी में रहा होता तो क्या मुझे बिल्कुल भी अंदर जाने दिया जाता? तो सबसे पहले ग्रेग, यदि आप पहले मुख्य भूमि चीन में रहते हैं तो आपको ताइवान में जाने की अनुमति होगी। कई ताइवानी मुख्य भूमि चीन में रहते हैं। अब अगर आप ताइवान में रह रहे होते और चीन से युद्ध छिड़ जाता, तो क्या होता? ठीक है, मुझे यकीन है कि आप जिस भी देश से हैं उसके दूतावास से अपने नागरिकों को बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा, जैसा कि हमने देखा था जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। लेकिन अगर आप युद्ध के प्रयासों में बने रहना और मदद करना चाहते हैं, तो मैं ऐसे परिदृश्य की कल्पना नहीं कर सकता जहां ताइवान आपकी मदद नहीं चाहेगा।
इसका मतलब जरूरी नहीं कि फ्रंटलाइन फाइटिंग हो। यह पर्दे के पीछे चिकित्सा कार्य, शरणार्थियों की मदद करना, कई चीजें हो सकती हैं। आइए उम्मीद करते हैं कि यह उस बिंदु पर जल्द ही नहीं आएगा। युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया भर के देशों को अब ताइवान का समर्थन करना चाहिए। आपके प्रश्न और आपके समर्थन ग्रेगरी के लिए धन्यवाद। और अगर आप ग्रेगरी की तरह बनना चाहते हैं और शो का समर्थन करना चाहते हैं, तो patreon.com/China Uncensored पर जाएं। प्रति एपिसोड $1 या अधिक का योगदान करें। इस तरह के एपिसोड बनाते रहने में हमारी मदद करने के लिए हम आप पर भरोसा करते हैं। एक बार फिर, मैं शैली झांग हूँ। देखने के लिए धन्यवाद।